प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो मुल्क भर से, ख़ास तौर से पंजाब से जो आप देख रहे हैं कि मनाजिर आ रहे हैं। पंजाब यानी 5 दरियाओं की सरजमीन, इनमें 3 दरिया जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बिभर चुके हैं। रावी, सतलुज और चनाब यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसी के पेश नज़र 8 अजला ऐसे हैं जहाँ पर पाक फ़ौज को तैनात कर दिया गया और इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ की जो कार्रवाइयाँ हैं वो इस वक्त जारी हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और आर्मी चीफ़ की हिदायत पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और इससे पहले अगर हम सिर्फ रावी की बात कर लें तो 38 साल पहले जो है वो ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी। इसी तरह करतारपुर जो है वहाँ नारोवाल में बहुत ही ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजिर हमने देखे कि पूरा जो इलाका है गुरुद्वारा करतार साहब वो पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। तो वहाँ से भी जो है वो अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। इसके अलावा सियालकोट में 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई है और ये 49 साला रिकॉर्ड टूटा है। तो ये सब कुछ जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मुख्तलिफ हमारे नुमाइंदगान होंगे हमारे साथ। शामी साहब, सर 3 दरिया जो हैं वो इस वक्त बिभर चुके हैं, सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। पाक फ़ौज जो है वो इस वक्त अलर्ट है। 2 दरिया तो ऐसे हैं जो खुश्क हो चुके थे, रावी, सतलुज और रावी, बिल्कुल, और भारत उनका पानी चूस गया सारे का सारा, बिल्कुल। और चनाब पर धमकी दे रहा था बार बार कि हम यहाँ पानी रोक लेंगे चनाब से। बिल्कुल। अब आप गौर कीजिए कि पानी रोकना क्या है। पानी यानी छोड़ा जा रहा है, ये शिकायत पैदा हो रही है कि पानी बड़ी मिकदार में छोड़ा जा रहा है, रेलों की सूरत में छोड़ा जा रहा है ताकि नुकसान हो। ठीक है, हाँ जी। नहीं, अब वो उन्होंने कहा था कि हम आपको वार्निंग नहीं देंगे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, जी हाँ, कोई ताउन नहीं करेंगे। लेकिन फिर थोड़ी सी इंसानियत उनमें जागी और उन्होंने इत्तला देनी शुरू की और कि पानी आ रहा है। अगरचे के सफारत खाने के ज़रिए ये कार्रवाई शुरू हुई, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, इंडस वाटर कमिश्नर्स का कोई आपस में राब्ता नहीं। तो अब ये भी बड़ी एक अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक बात है। तो इंडिया जो है, इंडिया का और पाकिस्तान के दरमियान ताआवुन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कहते पाकिस्तान ने 1988 और 1973 के सैलाबों के बाद से अपने सिस्टम इम्प्रूव किए हैं, रडार लगाए हैं लाहौर में, सियालकोट में, मंगला में, और पानी की जो आमद है उसकी मॉनिटरिंग का निज़ाम बहुत बेहतर बनाया है। लेकिन ये रडार जो हैं वो जम्मू को नहीं देख सकते, वो इंडिया के इलाकों में नहीं झांक सकते, जसड़ वगैरह जहाँ से पानी अब वो अब ये लाजिम बात है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताउन हो और जब पानी जो है उसकी मिकदार बढ़ने का खदशा हो तो एक वार्निंग मिल जाए ताकि यहाँ जल्दी से लोगों को बचाया जा सके। ठीक है। अब भी देखिए पंजाब में कोई 1.5 लाख अफराद जो हैं उनको अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं। बिल्कुल, और सबसे मुश्किल काम शामी साहब यही होता है, सबसे मुश्किल काम। उनको महफूज मकामात पे मुंतकिल किया गया है। अब 800 जो हैं हलाकतें हो चुकी हैं, उनमें KPK में हुई हैं, पंजाब में भी हुई हैं, और फिर जो माल असबाब और फसलें और मवेशी जो नुकसान उनका है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा। शामी साहब, हमारे नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ जो हैं वो जगहों से, वो भी हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। पहले अगर हम क्विकली ज़रा उनसे मालूमात हासिल कर लें। शाहजेब हैं जो कि इस वक्त दरियाए रावी पर मौजूद हैं, यहाँ पर आज CM साहिबा ने विज़िट भी किया है, तो उनसे ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। शाहजेब, ये बताएँ कि कहा जा रहा है कि अब 85,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है, कैपेसिटी इसकी एक्चुअली है कितनी और क्या इस वक्त यहाँ पर आप मनाजिर देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करता हूँ तो मैं शादरा के मुकाम पर रावी के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पे CM की जानिब से भी दौरा किया गया और तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। इसी के साथ आपको बताऊँ कि अभी सायरन बजाने का सिलसिला जारी है। इर्द गिर्द के जो इलाका मकीन हैं और जो वो लोग जो कि रावी के अंदर अपने घरों को बना चुके हुए थे, उनको अलर्ट किया जा रहा है कि फौरी तौर पर वो बाहर निकलें और यहाँ से दूर चले जाएँ, क्योंकि जो पानी जो है वो रावी का बिफरता जा रहा है, रावी बेकाबू होता जा
जा रहा है। और यहाँ पे ये इतला दी गई है कि आज रात जो है वो पानी तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक लीटर तक पहुँचेगा। इसी के साथ साथ आपको बताऊँ कि जो रावी की अपनी कैपेसिटी की अगर बात कर लेते हैं तो जो PDMA के DG थे उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि रावी 2.5 लाख क्यूसिक लीटर तक पानी जो है वो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी है। अब इसमें सबसे पहले जो नुकसान है अगर सैलाब आता है और तो उन लोगों को होगा जो कि रावी के अंदर अपने घर बना चुके थे, सोसाइटीज़ बना चुके थे और यहाँ पे फसलें उगा चुके थे, जिनके माल मवेशी यहाँ पर मौजूद होते थे। जबकि जो पुलिस का अमला यहाँ पे अलर्ट है, इसी के साथ रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की जानिब से यहाँ पे जो सायरन बजाए जा रहे हैं, पैरा फोर्स की मदद ली गई है कि फौरी तौर पे लोगों को तो अंदाज़न अभी कितने यहाँ से लोगों को मुंतकिल किया गया है महफूज मकामात पर? इस वक्त तकरीबन 70,000 के करीब जो कुल रावी का एक फिगर सामने आया था कि 70,000 के करीब लोगों को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा जो बोट की गश्त है, यानी कि रेस्क्यू एहलकार जो है वो बोट्स में बैठकर गश्त कर रहे होते हैं, वो भी रावी के अंदर करते दिखाई दे रहे हैं कि खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी डेड बॉडी यहाँ फिर कोई ऐसा शहरी डूबते हुए उनको दिखाई दे तो वो फौरी तौर पर उसकी जान को महफूज बना सकें। 2 रोज़ कबल यहाँ से रावी के अंदर से ही लाशें भी 1-2 निकली हैं। इसके अलावा एक सिख की लाश को भी बताया गया है कि एक सिख की लाश जो है वो भी इसी रावी के अंदर से निकली है। और कल रात ये भी आपको बताता चलूँ कि भारत की जानिब से अब भी दहशतगर्दी का जो सिलसिला है वो जारी है। भारत अपनी शरारतों से इन हालात में भी बाज नहीं आ रहा। कल रात थीन डैम भारत का जो कि रावी के मुकाम पर था। ठीक है शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारत में भी हलाकतें हुई हैं। जी हाँ सर, वहाँ से तो कहा जा रहा है कि जो जानवर है वो भी बहकर आ गए और जानवर बह के आ रहे हैं। हाँ जी, कसूर से सर हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा बेग, हमारे नुमाइंदे हैं। मुर्तज़ा, आप बताएं, गंडा सिंह वाला के मकाम पर आप जो हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सिचुएशन है और ये क्या ये बात दुरुस्त है कि जो वार्निंग जारी की गई है अगर ये रेला 2,80,000 क्यूसेक क्रॉस करता है तो ये तारीख का हम कह सकते हैं कि बदतरीन रेला होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इससे कबल जो है वो 2023 में जो है वो 2,80,000 क्यूसिक का रेला जहाँ पर गुजरा था, जो कि 35 साल तारीख का बुलंद तरीक जो है वो सैलाब बताया जा रहा था। इससे पहले 1982 में जो है वो यहाँ दरिया सतलुज में सैलाब आया था और इसके बाद जो है वो 2023 में जो आने वाला सैलाब था वो 2,80,000 क्यूसिक का रेला यहाँ गुजरा। और अब तक की जो ताज़ा मालूमात है उसके मुताबिक हेड गंडा सिंह के मुकाम पर जो है वो 23 फुट सतह पहुँच चुकी है और इस वक्त जो है पानी का जो बहाव है वो 2,61,000 क्यूसिक का रेला यहाँ पर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो दर्जनों देहात जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। 36 जो है वो गांव हैं जिनका ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है और 70 के से ज़ायद जो है वो देहात हैं जो इस वक्त जो है वो मुतासर हैं। यहाँ पर अगर ज़िली इंतज़ामिया के इंतज़ामात की बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया जो भी यहाँ पे हाई अलर्ट नज़र आ रही है। ज़िली इंतज़ामिया ने जो है वो यहाँ पर पाक फ़ौज की मदद भी तलब कर ली है। पुलिस के जवान और रेंजर्स के जवान भी जो है वो यहाँ इन हलाक के लिए जो है वो ज़िली इंतज़ामिया के साथ जो है शाना बिशाना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पानी के बहाव की अगर बात की जाए तो अब भारत की जानब से भी मज़ीद ये भी इतलात आ रही हैं कि भी अगर मज़ीद जो है पानी इसमें दरिया सतलुज में भी आने का खदशा बताया जा रहा है। अगर जो है वो दरिया सतलुज में मज़ीद जो है वो पानी भारत की जानब से आता है तो इस दफ़ा जो है वो पिछले तारीख का जो है बुलंद तरीन सैलाब जो है वो ये शामिल हो जाएगा, जो कि अभी से 2,61,000 क्यूसिक का रेला है। यहाँ जो है मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया के इंतज़ामात के हवाले से अगर बात की जाए तो 75 जो है वो बोट्स हैं जो इस वक्त जो है वो देहातियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रही हैं और 10 से ज़ायद अज़ला के यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें और रेस्क्यू की बोट्स जो हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं रेस्क्यू में। इसके अलावा यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त की इतलात के मुताबिक जो है वो ज़िली इंतज़ामिया ने इस वक्त 5,000 से ज़ायद जो है वो ह्यूमन जो है वो एवैक्यूएशन की है और इस वक्त एनिमल्स एवैक्यूएशन उनकी 4,000 से ज़ायद जो है वो एनिमल्स एवैक्यूएशन की है। 22 के करीब जो है वो ज़िली इंतज़ामिया ने जो फ्लड रिलीफ कैंप बनाए हैं जहाँ से वो मुतासरा जो है वो लोगों को ला के वहाँ महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया जो है वो अब हर किस्म की दरिया के पार जाने वाली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब सिर्फ जो है इन्हलाक का अमल किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो मसाजिद में ऐलानात भी अब करवाए जा रहे हैं और बोर्ड के ज़रिए जो है वो लाउड स्पीकर के ज़रिए भी लोगों को जो है वो यहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। कुछ दिन तक तो हालात इस तरह के थे कि लोगों को आदत थी, क्योंकि दरिया सतलुज में पानी हर साल इन्हीं महीनों में आता है और उतर जाता है। लोग अपने घर बार छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन
यकदम जो पानी का बहाव तेज़ आया है उसकी वजह से अब लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं और वो लोगों नकल मुकानी करने पे मजबूर हो गए हैं। तो लोगों के मसाइल भी यहाँ पे सामने आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है ठीक है मुर्जा, ठीक है मुर्जा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दरियाए जो सतलुज है उसकी तो सूरत हाल बता दी, दरियाए चनाब पर क्या सिचुएशन है वो भी मालूम कर लेते हैं। बिलाल अहमद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं चिन्योट से। ब्रिज उमर पर ये जो है वो मौजूद हैं इस वक्त। यहाँ पर बताएं आप, बिलाल के जो हेड खान की हेड मराला से होता हुआ जो रेला है वो हेड कादराबाद से आया और हमने वहाँ पर देखा कि उसके एक बंद को धमाके से उड़ाया भी गया। तो अभी इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल है और कितने अफराद हैं जिनको यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है? जी सलमान, देखें अगर दरियाए चनाब की बात की जाए तो इसके अंदर जो सैलाब की तारीख़ है वो ख़ासी पुरानी है। 1973, 1976, उसके बाद 1992, फिर 2014 और अब 2025 ये वो साल हैं जिसमें बदतरीन सैलाब दरियाए चनाब के अंदर आते रहे हैं। और अब भी अगर सूरत हाल देखी जाए तो ख़ासी गंभीर है, क्योंकि एक बड़ा रेला है जो 2014 के बाद कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा रेला है वो इस वक्त कादराबाद के मुकाम से गुजर रहा है और वो चिन्योट की जानिब बढ़ता जा रहा है। इस वक्त दरियाए चनाब के अंदर तकरीबन 250 जो लाख क्यूसिक है वो 2.5 लाख क्यूसिक कहा जा सकता है कि उसका रेला इस वक्त गुजर रहा है और इसकी जो सतह है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ख़ास तौर पे जो दरिया के 7 मुल्हिका इलाके हैं, ख़ास तौर पे जिसमें सांबर का इलाका है उसको मुकम्मल तौर पे खाली करवा लिया गया है, बल्कि उसके साथ साथ जो बाकी के गाँव हैं जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के जो ख़ास तौर पर जो पट्टी पे गाँव आते हैं दरिया के, उनको खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी पानी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू हुआ है, तो लोगों को कहा जा रहा था कि आप घर छोड़ दें, यहाँ से महफूज मुकाम पे मुंतकिल हो जाए। और इंतज़ामिया की जानिब से ख़ुद भी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन क्योंकि घरों के अंदर सामान था और फौरी तौर पे घरों को छोड़ना भी मुश्किल था शहरियों के लिए, तो इंतज़ामिया की जानिब से फिर पुलिस की भी मदद लेना पड़ी और पुलिस को साथ लेके वहाँ से जो इनखला का सिलसिला है वो अभी भी हम देख रहे हैं जारी है। और अब उसमें तेज़ी लाई जा रही है क्योंकि दरिया का जो पानी है वो चढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए पानी के बहाव के हवाले से, तो ये सियालकोट में हेड मराला के मुकाम से ये पानी दाखिल होता है इस दरिया के अंदर। उसके बाद दरमियान में जो आता है, जो 2 ब्रिज आते हैं जिसमें खानकी है और उसके बाद कादराबाद ब्रिज है, उसके बाद चन्योट का इलाका है और इसके बाद ये जंग में तरीमू हेड पे और उसके बाद ये मुजफ्फरगढ़ और फिर मुल्तान से होकर ये दरियाए सिंध में जाके ये दरिया मिल जाता है। तो ये अभी तक का बताया जा रहा है कि अगर ये पानी वाकई ही 10 लाख क्यूसिक यहाँ तक पहुँच जाता है तो ये बड़ी तबाही मचाएगा और ख़ासतौर पे ये जो मुल्हिका इलाके हैं यहाँ पे जो है वो बड़ी तबाही मचाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चन्योट से में ये जो दरिया है ये तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ाई तक फैला हुआ है। ये हरीसा के मुकाम से इसका बंद शुरू होता है और ये सरगोदा तक जो है वो फैला हुआ है। लेकिन अहम बात यह है कि चन्योट के जो 2 पुल हैं जिस पे हम मौजूद हैं, ब्रिज उमर, यहीं से सारे का सारा पानी इकट्ठा होकर गुजरता है। तो इंतज़ामिया की जानिब से जो है मुतबादल इंतजाम भी किए गए हैं और आमतौर पर देखा जाता है कि हरीसा का जो बंद है उसको जो है 2014 में भी तोड़ा गया था गालबन। तो उसके बाद अभी भी इंतज़ामिया की जानिब से सेकंड ऑप्शन यही रखा गया है कि अगर पानी ज़्यादा आता है तो वो बंद जो है दोबारा से तोड़कर जो ख़ास तौर पे तरीमू की जानिब, तरीमू बैराज की जानिब जो जाएगा पानी, उसको थोड़ा उसका फ्लो कम किया जाए ताकि उसको भी महफूज बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे सिचुएशन। सर मतलब इस वक्त कोशिश तो की जा रही है लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं और लोग ताउन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि वार्निंग जो है वो इन इलाकों में जो है वो दी गई है। तो भला सर पे आ गई ना। अब कोई नजरी बहस तो नहीं है। पहले घर बार छोड़ना, सामान असबाब छोड़ना बहुत मुश्किल मरहला होता है और एक किस्म का मुहाजिर होने के मुतरादिफ है ना। जी हाँ बिल्कुल। आपकी सब जमा पूंजी दाव पे लग जाती है और माल मवेशी, और तो इसलिए मुश्किल तो है लेकिन जान बचाने के लिए तो फिर सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि सबसे अजीज और कीमती चीज़ तो जान है ना, इंसानी जान। शामी साहब एक अब यहाँ पर ये सवाल है कि ज़ाहिर है अभी हमने और भी कुछ मकामात हैं, हमने वो करतारपुर का जो है कोशिश करेंगे वो भी दिखाएं कि एक तो ये कि हर दफ़ा ये कहा जाता है कि जी ज़ाहिर है सैलाब आ गया, इक़दामात कर रहे हैं जैसे आपने भी कहा, लेकिन फिर वही सिचुएशन हमें सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ इस बार हम क्या समझें, ये प्योरली वाकई कुदरती आफत है जिसका हम सामना कर रहे हैं या भारतीय साजिश है या भारतीय आबी जारहियत है? नहीं, अब भारतीय आबी जारहियत तो बहुत सख्त लफ्ज़ है। अच्छा। तो पानी क्योंकि इतनी बड़ी
मिकदार में आया है और बारिशें बरसी हैं और पीछे से ग्लेशियर भी जो पिघल रहे हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने फिर पानी आगे रवाना कर दिया। अच्छा। और उसको रोक तो नहीं सकते थे, वहाँ रोकते तो फिर उनको अपने बंद तोड़ने पड़ते, अपने देहात जो थे वो उनके ज़ेरे आब आ जाते, तो बजाय इसके उस तरफ वो मोड़ते पानी को, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया। और अब बड़ी दिलचस्प बात ये, वो कहते थे हम पानी आने नहीं देंगे पाकिस्तान को। हाँ जी। अब इतना पानी है कि वो रोक नहीं पा रहे। जी हाँ। तो बात यह है कि अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक मिलकर इस आफत का मुकाबला करना पड़ेगा। दोनों का मुफाद इसमें है ताकि जो इसकी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, बर वक्त इत्तला हो जाए। देखिए अब ये जो आफत है ना, अब ये कहा जा रहा है कि ये अब जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमियाती तब्दीली है, अब इसके असरात कई साल तक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक साल ये इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई तो अगले साल बिल्कुल हालात काबू में आ जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि अब ये न्यू नॉर्मल है, मौसमियाती तब्दीली जो है। बिल्कुल, आप इसके मुताबिक आपको तैयारी करनी होगी। और ये जो हमारे यहाँ आबी गुजरगाहें हैं, ये दरिया हैं और ये सारे, अब इनके ऊपर जो तजावुज़ात हैं और जो तामीरात हैं उनको भी चेक करना होगा। मेरा ख्याल इसके लिए लेजिस्लेट करना चाहिए और इसके लिए ये तो एक कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसमें सूबा और मरकज़ कहीं दरमियान में आए ना। जिस तरह आप देखते हैं कि जो हमारी मोटरवे है और पूरी जो हाईवेज हैं वो तो सारी फेडरेशन के पास है, नेशनल हाईवेज नेशनल हाईवेज। और अब जो मोटरवे बनती है उसका कंट्रोल भी उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास होता है। अच्छा। तो इसीलिए अब ये इसमें जो मेरा ख्याल है इस मामले में भी वफाक को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अच्छा। या आप ये नहीं हो सकते कि एक सूबा कुछ कर रहा है, दूसरा सूबा कुछ कर रहा है और बाद में फिर रोना रोया जा रहा है। अब तो एक मरकजी अथॉरिटी कायम करनी चाहिए जिसमें नुमाइंदगी हो जाए सूबों की भी, लेकिन इसको अब नाफिज करना चाहिए। ये बातें करने का वक्त जो है अब ख़त्म हो गया। बातें न करनी चाहिए न सुननी चाहिए, अब तो ये अमल करने का वक्त है और आइंदा के लिए सद्देबाप करना पड़ेगा। हमारी इस वक्त भी एनडीए में जो है वो उसने इम्प्रूवमेंट है उसके सिस्टम में, अर्ली वार्निंग सिस्टम उन्होंने बेहतर किया है, लेकिन हमारी जो सिविल डिफेंस फोर्सेस हैं वो कमज़ोर हैं, तो सारी जिम्मेदारी फौज को उठानी पड़ती है। आज डीजी आईएसपीआर साहब सर ज़ाहिर है वो मौजूद थे और जिस तरह से बात कर रहे थे, ज़रा सुनाएं उन्होंने जो है वो क्या कहा। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब क्या फरमा रहे थे। जो फ़ौज है आपकी पाकिस्तान फ़ौज और इसके तमाम सोल्जर्स, इसके तमाम अफसरान हर वक्त इस मुश्किल की घड़ी में, और चाहे वो ये घड़ी आफात में हो, चाहे वो हालत अमन हो या हालत जंग में, दे आर ऑल द टाइम स्टैंडिंग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस, दे आर वन। वो इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे और उनके दरमियान कोई भी बातल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। तो दिस इज़ बीइंग डन। और जो सिविल आपकी जो हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म की, सूबाई हुकूमतों की और लोकल इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल सिंक में आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर वर्किंग डे एंड नाइट इन दिस ग्रेट टेस्टिंग टाइम। जो ये फ्लड का चल रहा है, ये जो चल रहा है, चाहे वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित में हो, बल्तिस्तान में हो, और प्रोएक्टिवली काम हो रहा है। जैसे जैसे लोग जहाँ अभी पानी नहीं भी पहुँचा उधर भी प्रोएक्टिवली जो ट्रुप्स हैं और यूनिट्स हैं, दे हैव बीन एक्टिवेटेड एंड दे आर ऑन स्टैंड बाय। ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी जो फ़ौज है का ट्रेंड फ़ौज मौजूद है और जो हर किस्म की आफत का मुकाबला कर सकती है। और देखिए इस वक्त जो पुल हैं वो तामीर किए जा रहे हैं, जो पुल तबाह हो गए हैं उनकी तामीर नौ हो रही है, आर्जी पुल बनाए जा रहे हैं, रास्ते जो हैं उनको साफ़ किया जा रहा है, सड़कें जो हैं उनकी खबरगिरी की जा रही है, लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है, मवेशी जो हैं उनकी हिफाजत की जा रही है। तो एक बस सर पे कफन बांध कर हमारे जो जवान हैं वो मैदान में हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और ये जो कहा हमारे डीजी आईएसपीआर ने, हकीकत यह है कि जब भी कोई मुश्किल घड़ी होती है, आप देखें दहशत गर्दी का मुकाबला कौन कर रहा है, फौज कर रही है। आप
सैलाब आ जाए तो फौज, जल्जला आ जाए तो फौज। तो फौज का और आवाम का तो एक साथ है, एक आपस में वो जुड़े हुए हैं। और अभी जहाँ भी कोई रखना डालने की कोशिश करता है, अब देखिए इसमें इस वक्त कौन है जो फौज पे उंगली उठाएगा? इस वक्त तो खुद आइए फिर मुकाबला कीजिए। अब कौन शख्स है जो आके उन लोगों का हाथ पकड़ सके, उनकी दस्तगिरी कर सके? तो एक फौज के और अवाम के दरमियान जो रिश्ता है वो मजबूत हुआ है। ये खिदमत का रिश्ता है और हिफाजत जो है उसका। और जो हमारी देखिए दहशतगर्दी जो है, दिन रात दहशतगर्द अपनी जगह है, दहशतगर्दों का मुकाबला भी हो रहा है। और किस तरह हमारे नौजवान जो हैं खून दे रहे हैं और एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, दीवारें चीन अपने खून की पाकिस्तान की सरहदों के साथ। तो एक ऐसे वक्त में ये तू और मैं का तस्वुर पैदा करना, तो इससे बड़े जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं खुद। अब भी शामी साहब आपको लगता है कि कुछ ऐसे, क्योंकि माजी में तो होता रहा है, जब भी फौज कोई काम करती है हमेशा उस पर तनकीद कर देना, आपको लगता है कि इस दफ़ा भी ऐसी कोई बात हुई है जिसकी वजह से ये बयान देना पड़ा DGISPR को कि भाई वो देखें वो कौन दरार डाल रहा है? जो हमारी सियासत है ना, उसमें तो ये लगी रहती है ना चीज़। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो बात गैर जिम्मेदार हैं, और फिर हमारे कल ही शाम को जो ट्वीट किया है खान साहब ने रात को, हाँ जी, वो अब उसको पढ़ के मैं सर पकड़ के बैठ गया। सही है। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये उनका हो सकता है। और यानी उनके जो भी ट्विटर हैंडलर हैं उन्होंने जारी किया, और किस किस्म की गुफ्तगू है, किस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है, उस पे शामी साहब किस किस्म के अल्फाज हैं। हाँ, उस पे जरा आप देखें, ये वो खुद अपनी मंजिल खोटी कर रहे हैं, खुद अपने आप को जख्म लगा रहे हैं, उनका अपना खून बहा रहे हैं। सही। तो उनको चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में, जबकि जो मसीहा जो है तो कोई और अल्लाह के सिवा और फौज के सिवा कौन है अब जो इन मजलूमों के काम आ रहा है? बिल्कुल शामी साहब, दो चीज़ें, एक तो ये कि ज़ाहिर है जो आप बात कर रहे हैं, आगे फिर एक स्पेल आ रहा है, उसके लिए भी तैयार रहना है। 29 अगस्त से 9 सितंबर तैयार रहना है ना। हाँ, और उसके लिए फ़ौज। लेकिन सर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर सब कुछ फ़ौज कर रही है, करना पड़ रहा है, दुनिया में हम देखते हैं ज़ाहिर है तलब किया जाता है नेशनल गार्ड्स को, अमेरिका में भी तलब, लेकिन बिल्कुल वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि छोटा सा मसला हो तो करना पड़ जाता है, लेकिन फिर ये इशारा दूसरी तरफ नहीं है कि हमारे जो दीगर इदारे हैं इसका मतलब वो कमज़ोर हैं। ज़ाहिर है सिविल डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो उस तरीके से स्ट्रेंथन नहीं हुई, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। हमारे लड़कपन में तो सिविल डिफेंस फोर्सेस बड़ी मजबूत होती थी। अच्छा। और रज़ाकार होते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी, स्काउट्स होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ये सारे मामलात जो हैं उनसे गफलत बढ़ती है, तो इनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन अब इस वक्त ये बहस नहीं है ना, इस वक्त तो जो आग लगी हुई है तो जो बुझाने वाला जो भी मौजूद है उसके बुझाएगा। सही है। तो बचाने वाला जो भी है बचाएगा। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि फौज के अंदर ये सलाहियत है, उसके अंदर ऐसे ट्रेंड नौजवान जवान मौजूद है, डिसिप्लिन जवान मौजूद है। अगर ये भी ना होता तो खुद हम कहाँ जाते फिर? तो ये जो इस वक्त ये भी पाकिस्तानी रियासत के साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, तो कोई अजनबी तो नहीं है कि हमने बाहर से कोई इमदाद मांगी है कि अपने जवान भेज दो ताकि हमारी हिफाजत करें। तो बहरहाल जो ये काम कर रहे हैं उनको सलाम, और जिनको ये काम करना चाहिए उनको भी आप कमरे हिम्मत कसनी चाहिए ताकि वो भी इसमें मुआवनत कर सकें और हाथ बटा सकें, और आइंदा जो है आइंदा फिर सदेबाप कर सके। जो अभी तो देखने एक बैठ छिड़ी हुई है, कोई कह रहा है कि डैम बनाने चाहिए, कोई कह रहा नहीं ये आबी गुजरगाहें जो हैं इनको दुरुस्त करना चाहिए, नहरें बनानी चाहिए। शामी साहब, जिन इलाकों में ये सैलाब आया है यहाँ पर डैम तो नहीं बन सकते ना, ज़ाहिर है, तो फिर यहाँ पर नहीं बन सकते। हाँ, तो फिर लेकिन जहाँ बन सकते वहाँ पानी तो जखीरा होगा ना। वहाँ पानी जखीरा होगा, उसको रोकेंगे ना आप, तो वो फिर आगे पानी कम होगा। ठीक है। मगर जहाँ अभी मैं देख रहा था जमात इस्लामी के जो टाउन है कराची में, उनकी मैं तस्वीरें थी आ रही थी कि उन्होंने पानी चूस कुएं बना दिए अपने, जो कि पानी बड़ी मिकदार में उसमें कुओं में जा रहा है और फिर धीरे ज़मीन चला जाएगा। तो जो होना ये चाहिए कि एक सारे माहिर जो हैं, अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि इंडस जो है उसको गहरा किया जाए, दरिया सिंध जो है उसको गहरा किया जाए। अच्छा। और मुझे तो हफीजुल्लाह नईसा बता रहे थे कि भाई ये परवेज मुशर्रफ के दौर में एक प्लान भी बना था, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मंसूबा है कि दरिया को मजीद गहरा किया जाए। अच्छा। ताकि उसमें ज्यादा पानी आ सके। फिर ये है कि
जहां जहां आप रिजर्वायर बना सकते हैं, जहां जहां झीलें बना सकते हैं, जहां जहां पानी के नहरें बना सकते हैं, ये सारा काम करना है ना, ताकि ये पानी जो है इसको हम मैनेज कर सकें, ठीक है, इसको महफूज कर सकें और इसको सैलाबी रेला बनने से रोक सकें। ठीक है, तो ये काम अब हमें कमरे हिम्मत बांधनी होगी, ये काम सारे करने होंगे, माहिरीन को इकट्ठा किया जाए और जो भी तदबीर करनी है कौमी सतह पर सारे मिलकर बैठे। ठीक है, और सर उसके लिए ज़ाहिर है सियासी जो जमातें उनका भी एक पेश सियासी जमातों को छोड़ दे, अच्छा तो हुकूमत का काम है, सारी हुकूमतें मौजूद हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, माहिरीन मौजूद हैं, इकट्ठे हों, फौजी अफसर, फौज के जिम्मेदार मौजूद हैं, अच्छा सारे इकट्ठे होकर प्लान करें, ठीक है, और उस पर अमल शुरू करें। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, कल बैरिस्टर गौहर बहुत खुश थे, बल्कि उनसे सहाफ़ी ने पूछा भी था कि जी अब कोई सख्त बयान तो नहीं आ जाएगा खान साहब का? उन्होंने कहा नहीं, कोई सख्त बयान नहीं आएगा और ऐसी मुलाकातें होती रहनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी हुई, अदालती मामलात के दौरान हुई, लेकिन खुश थे सारे कि चलो ऐसे हमारी 3-4 माह बाद मुलाकातें हो गई। अभी मुलाकात हुई है, अभी प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ है, रात को खान साहब का जो है वो ट्वीट आ जाता है, तो ये क्या चाहते हैं पानी पीटीआई? क्या एक कदम आगे जाके 4 कदम पीछे? बड़ा यानी इंतहाई दुरुस्त अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए और बड़ा अटैक किया गया जनरल आसम मुनीर पे, और बड़ा अफसोस हुआ मुझे। और यानी अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता कि भाई ये कौन उनका ट्विटर हैंडल कर रहा है और किस तरीक़े से ये मैसेज जाते हैं और किस तरीक़े से ये फिर नशर हो जाते हैं, और या कोई बाहर बैठे हुए लोग अपने तौर पर ये काम कर रहे हैं। बाहर कोई शख्स बाकायमी होशो हवास कल वो ट्वीट नहीं कर सकता था, लेकिन उससे पहले खबरें आ रही थी कि जनाब खान साहब के साथ बहुत बदसलूकी हो रही है, वो बहुत मुश्किल में है, मगर बैरिस्टर गौहर जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी सेहत अच्छी है, अखबार भी मिल रहे हैं और वो मुतमईन है। तो अब ये एक बिल्कुल एक नया मंजर था जब वो उन्होंने गुफ्तगू की है, जब लोग निकले हैं उनसे, तो ख्याल ये था कि अब एक नॉर्मल एक थोड़ा सा मामला हो जाएगा और खान साहब जो हैं अपना एक नई समत में आगे बढ़ेंगे, मगर उन्होंने तो हुक्म दिया कि कमेटियां छोड़ दो। और उस वक्त उनके जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उन्होंने कहा जी कि सब स्पीकर को लिख दिया गया, जो कमेटियां थी उसके अंदर से जो पीटीआई के अरकान हैं कौमी असम्बली पार्लियामेंट से क्यों नहीं सर, तो उसमें से उन्होंने अलग हो गए। हालांकि जो पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी थी वो जुनैद अकबर उसके चेयरमैन थे और बड़ा काम कर रहे थे, हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रहे थे। तो बहरहाल अब उसके बाद उनका नहीं जी, ये एक पहला कदम है। अब हमारे जनाब कई दोस्तों ने लिखा है, वसाल जाफर साहब ने भी और दूसरे दोस्तों ने भी, और कि ये पहला कदम है इस्तीफ़ों के रास्ते में। अब यानी वो कौमी असम्बली से इस्तीफे भी दे सकते हैं। अच्छा, और फिर इसी तरह कहा कि भाई ये जो ज़िमनी इंतखाब है, अब ये भी खबर आई कि लाहौर का ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। हाँ जी, और 129 वाला। हाँ जी, और दूसरे नहीं लड़ेंगे। वो इसलिए ना सर, वो तो ज़ाहिर खाली हुई थी, अगर ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे तो इनको लेजिटिमाइज कर देंगे। बहरहाल अब ये तो अभी वैसे सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि अदालत जो है उससे क्या हुक्म आता है। यानी अभी तो पेशावर हाई कोर्ट ने 2 इंतखाब रोके हुए हैं, 2 स्टेट दिया है, कौमी असेंबली के, हाँ जी, और अयूब के अपोजिशन लीडर्स के, अपोजिशन लीडर के हवाले से। तो अब ये जो जिन लोगों को सजाएं मिली हैं वो इब्तदाई अदालत की सजाएं हैं, और मेरा ख्याल इंतहाई कार्रवाई उस पर नहीं होनी चाहिए जब तक उनकी अपील जो है उसकी समाअत नहीं होती। और अब देखिए, राना सनाउल्लाह के घर पर जिन लोगों ने हमला किया था उनको भी 10 साल कैद की सजाएं दी गई। अब हमारे कई दोस्तों ने कहा, वो एक बड़ा एक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे हंगामा किया कि जनाब ये कौन सा कौमी यानी कौमी तनसीबात, सरकारी तनसीबात थी, जिसमें जनाब राना सनाउल्लाह के घर पे हमले करने वाले को 10 साल कैद दे दी गई, और ये कोई क्या इसका तकद्दुस था इस राज का। अच्छा, तो मैंने अब उसका, देखिए बात यह है कि जो किसी की राना सनाउल्लाह उस वक्त वजीर दाखिला थे, जब घर का तकद्दुस किसी के घर पे जब आप हमला करते हैं तो वो भी एक बहुत ही यानी खतरनाक वारदात होती है। एहतजाज तो चलो एक हद तक ठीक है, एहतजाज कर लें आप, लेकिन हमला करने की इजाजत नहीं है। नुकसान किसी का घर हो,
किसी का घर हो या कोई कौमी तनसीबात हो या मजहबी मुकामात हो, उनकी सबकी अपनी अपनी तकदीस है। तो जिन लोगों ने ये काम किया, अब जो तो वीडियो में थे, जो रिकॉर्डिंग हो गई, जो पहचाने गए, उनका तो मामला ठीक है। जो साजिश के उसमें पकड़े गए हैं पादाश में, उनके बारे में तो शक रहेगा। राना सनाउल्लाह साहब के जो वो शहर के लोग थे, मेरा ख्याल है कि मुनासिब होता राना साहब उनको माफ़ कर देते, या वो उनसे माफ़ी मांग लेते, तो ये मामला खत्म करते। यानी अब तो सर हुकूमत ये कह रही है कि जो भी कुछ ऐसी सजा वगैरह दीजिए, ये तो अदालतों का मामला है, अदालतों से जो है वो तो यानी जो सर भी मुझे है, सिर्फ ये हमें समझना चाहिए ना। हमने ये तमाशा बना रखा है, किसी के घर पे हमला कर दिया, किसी की गाड़ी को जला दिया, किसी का मोटरसाइकिल जला दिया, किसी की एम्बुलेंस रोक ली, वो बंदा फौत हो गया, ये हम ये तमाशा समझते हैं। ये तमाशे अब ख़त्म होने चाहिए। एहतजाज के तरीके जो हैं वो कानूनी होने चाहिए, उसके अलावा कोई एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर राना साहब चले माफ़ कर देते, माफ़ी कोई मांगता तो माफ़ कर देते ना, कहते कि चलें जी ठीक है, हो गया, गलती हो गई, वो तो यहाँ तक भी तो नहीं नौबत आ रही ना। मुद्दई नहीं थे, मुद्दई तो हुकूमत थी ना। लेकिन बहरहाल कोई सियासी कारकुन जो है वो कैसे भी हो, बिगड़े हुए भी हों, तो उनको थोड़ा सा उनके साथ मौका देना चाहिए उनको संभलने का। तो सर ये सियासी कारकुन तो खान साहब देखिए ना, जिनको अब वो इत्तला आई कि धुंधलेपन का शिकार हो गए खान साहब, क्लैरिटी से नजर नहीं आ रहा उनको, आंखें कमजोर हो रही। हाँ जी, नवंबर में उनका आई टेस्ट हुआ था, तो चलिए उनका आई टेस्ट हो जाएगा, नजर का टेस्ट हो जाएगा। अल्लाह उन्हें खैरियत से रखे, उनकी सेहत ठीक रहे, हमारी दुआएं तो उनके साथ हैं। और वो खुद भी गौर करें कि मामलात को संभालना जो है उनकी भी जिम्मेदारी है इस नाजुक वक्त में, जबकि अफवाज पाकिस्तान जो है लोगों की खिदमत पे कमर बस्ता है। तो ऐसे ट्वीट्स करना और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, ये उससे मुझे सदमा हुआ है। उन्होंने कुछ अपने लिए अच्छा नहीं किया। तो शामी साहब ये और आप एक बात मैं और जी 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 देखिए, ये जो हमारी दावत इस्लामी है, ये जो इस साल जो हमारा ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है ना, जी जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी को इस दुनिया में 1500 साल हो जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, 1500 साल, सही है। यानी ये रबीउल अव्वल, यानी हिजरी तो 1447 है, ठीक है, रबीउल अव्वल 1447 हाँ, सही है, लेकिन रसूलुल्लाह साहब की तशरीफ आवरी को 1500 साल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये पूरी एक बड़े धूमधाम से दुनिया भर में सही ये रबीउल अव्वल का महीना जो है वो ईद मिलादुन नबी मनाने का एहतमाम हो रहा है। इसमें नेशनल असेंबली हमारी और सेनेट ने मुत्तफिका तौर पर करारदादें मंजूर की हैं, जिसमें जश्न मिलाद मनाने के हवाले से OIC ने भी करारदाद मंजूर की है। सही। और ये जो दावत इस्लामी के हमारे अमीर हैं मौलाना इलियास कादरी, उनकी जानिब से ऐलान हुआ है कि वो इस फैजान मिलाद के हवाले से 1500 मसाजिद तामीर करेंगे। अच्छा नहीं, अच्छा, और थैलेसीमिया और खून की दीगर बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए खून के हथियार जमा करने के लिए कैंप लगाएंगे इस ईद मिलादुन नबी के हवाले से। ठीक है, ये एक अच्छी चीज। और मुल्क में जारी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे और हर शख्स को उनकी दावत है कि 15-15 पौधे लगाए। अच्छा, 1500 साल की मुनासबत ठीक है, सही है। और फिर दावत इस्लामी वो पौधों की हिफाजत भी करेगी, उनकी आबजारी भी करेगी। जबरदस्त। तो पूरी दुनिया ये भी एक अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो बड़ा एक अच्छे फैसले किए इन्होंने, अल्लाह इनको मुबारक करे। ठीक है सर, बस जाते जाते वो हमारे CPNE महमूद, हाँ जी, CPNE के रहनुमा, हमारे बहुत प्यारे भाई, सेक्रेटरी जनरल थे, सेक्रेटरी जनरल रहे एक जमाने में, आमिर महमूद साहब, जो ख्वातीन डाइजेस्ट ग्रुप है पब्लिकेशंस का, उसके ये एडिटर थे। अच्छा। और सरबराह थे। उनका इंतकाल हो गया, बहुत ही सदमा हुआ। ये इनके इब्ने इंशा के भतीजे थे, ये इब्ने इंशा के भतीजे थे। अच्छा। और इनके वालिद जो थे महमूद रियाज, उन्होंने इस ग्रुप की बुनियाद रखी थी। ठीक है। कई रसाले इसमें शाया होते थे। सही है। और एक बड़ा उन्होंने, उनकी अपनी नाम है, खिदमात हैं, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके बच्चों को सब्र दे, और बड़ी ही यानी मोहब्बत भरे शख्स दे। उनके साथ एक उम्र भर का ताल्लुक था, दिल है कि बस रो रहा है, और आंखें हैं कि वो भर रही हैं पानी से। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।